नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 8वीं का सामाजिक विज्ञान का पेपर, जो कि इस बार आपके आने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। तो आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। विद्यार्थियों, आपका एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक में है। कई सारे विद्यार्थियों का एग्ज़ाम चालू भी हो चुका है, वही कई सारे विद्यार्थियों का भी सामाजिक विज्ञान का जो आपका पेपर है वो होने वाला है। तो उन सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखना है आप सभी को। साथ ही कमेंट करके बताना है कि आपका एग्ज़ाम है वो कौन सी तारीख को है, क्योंकि सर ने आपको टाइम टेबल लिखवा दिया है। तो आप बताइए, आप कमेंट करके आपका एग्ज़ाम कब है। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत का इतिहास पुस्तक के लेखक थे डलहौजी, जेम्स मिल, रॉबर्ट क्लाइव, जेम्स रेनेल। तो ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश भारत, तो इसका सही आंसर है जेम्स मिल, यानी जेम्स मिल ने ब्रिटिश भारत का इतिहास पुस्तक लिखी थी। फिर उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू। तो भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन स इसका सही आंसर रहेगा। फिर उसके बाद में तीसरा प्रश्न है, प्राणियों और पक्षियों के व्यापार की प्रतिबंध सूची कौन सी संस्था बनाती है? रेड डाटा पुस्तक, CITES, वाइल्ड लाइफ फेडरेशन या फिर यूनिसेफ। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा CITES, ऑप्शन ब इसका सही आंसर रहेगा। रेड डाटा पुस्तक है, इसमें विलुप्त या फिर विलुप्त होने वाले जो स्पीसीज हैं उनका रिकॉर्ड रखा जाता है, जबकि इनके प्रतिबंध की सूची है वो CITES रखता है। फिर उसके बाद में चौथा प्रश्न है, किस सावनी के विद्रोही सैनिक चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा लगाते हुए दिल्ली की ओर चल पड़े थे? आपको बताना है किस सैनिक सावनी के जो विद्रोही हैं वो चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा लगाते हुए दिल्ली की ओर चल पड़े थे। पहले तो मेरठ के जो थे सैनिक वो, और राजस्थान की बात करें तो नसीराबाद के, ठीक है, नसीराबाद वाले जीतते ही फिर इन्होंने दिल्ली की तरफ कूच किया था। फिर उसके बाद में इसमें जो है आपका नसीराबाद ही रहेगा, ऑप्शन स इसका सही आंसर। फिर उसके बाद में पांचवा प्रश्न है, प्लासी का युद्ध किस किस के बीच और कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध है वो सिराजुद्दौला, किसके बीच में? सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। और कब हुआ था ये सन आपको कमेंट करके बताना है। फिर उसके बाद में छठा प्रश्न है, नील की खेती कितने प्रकार की थी? बिल्कुल, नील की खेती कितने प्रकार की थी विद्यार्थियों, आप ज़रूर बताइएगा। फिर उसके बाद में सातवां प्रश्न है, संविधान के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं? बिल्कुल आपको बताना है, संविधान के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं? 3 हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है, 3 अंग हैं। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से क्या आशय है? तो सभी वयस्क नागरिक जिनकी उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक हो, सभी को मत देने का अधिकार है, उन्हें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग से संबंधित हो। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, संसाधन संरक्षण के तरीके बताइए। तो संसाधन संरक्षण किसे कहते हैं? पहली बात तो संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उसे नवीकरणीय के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। मान लो कोई संसाधन है तो उनको अपन को सावधानी पूर्वक उपयोग करना है और नया बनने के लिए उसको समय देना है। मान लो कहीं पर कोई जंगल है, कीमती लकड़ी है, तो उन लकड़ी को अपन को जब ज़रूरत हो तभी उनका उपयोग करना है। ऐसे नहीं कि बिना फालतू के अपन ज़्यादा उपयोग करें, और हो सके तो कम, जैसे ही पड़ने लगे अपन को लगे कि भाई इनकी संख्या कम हो रही है, तो ऐसे में उस लकड़ी को है काटना कुछ समय के लिए बंद कर देवें, ताकि नया बनने के लिए कुछ समय मिल जाए, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, जैविक कृषि का क्या तात्पर्य है? तो ऐसी कृषि जिसमें रासायनिक उर्वरकों की जगह जैविक खाद का उपयोग किया जाता है, जैविक कृषि कहलाती है। जैविक खाद है मुख्य रूप से केंचुओं के द्वारा बनाया जाता है। केंचुआ नाम का एक जीव आता है, उनके द्वारा बनाया जाता है।
फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है 11वां, राजस्थान में मराठाओं ने सर्वप्रथम प्रवेश कहाँ और कब किया था? तो राजस्थान में सर्वप्रथम मराठाओं ने प्रवेश कहाँ किया था विद्यार्थियों? इसका भी आंसर आपको कमेंट करके लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी कौन थे? तो एजीजी कौन थे राजस्थान के 1857 की क्रांति के समय? तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे, ठीक है ना, लॉरेंस। तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस है वो राजस्थान के एजीजी थे। एजीजी का मतलब होता है एजेंट टू गवर्नर जनरल। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है 13वां कि राजस्थान के 19 नए जिलों के नाम बताने हैं। यहाँ पे ये जो प्रश्न है राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए रहेगा। आप किसी अन्य राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके लिए ये प्रश्न कोई ज़रूरी नहीं है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है अंग्रेज भारत में व्यापार करना क्यों चाहते थे? क्योंकि भारत में व्यापार की अपार संभावनाएं थी। यहाँ पर बहुत कीमती वस्तुएं हैं वो मिल रही थी और सस्ते दामों पर मिल रही थी। इस कारण से अंग्रेज वो भारत में व्यापार करना चाहते थे। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है 15वां, 1857 की क्रांति के क्या कारण थे? तो 1857 की क्रांति के खूब सारे कारण थे। इसमें से तात्कालिक कारण की बात करें तो उसमें नए कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगना मुख्य कारण था। यानी सैनिकों के सामने जो कारतूस दिए जा रहे थे उनके ऊपर ऐसा कहा जा रहा था कि उनकी जो पैकिंग है वो गाय और सूअर की चर्बी से की गई थी और ऐसे में सैनिकों को उन पे जो कारतूस होते हैं उनको यूज़ करने के लिए मुंह से खोलना पड़ता, दांतों से खोलना पड़ता था। ऐसे में गाय और सूअर की चर्बी वाले वो कैसे खोल सकते थे? ऐसे में उनको लगता था कि उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। इस कारण से उन्होंने नए कारतूस से यूज़ करने से मना कर दिया और ये एक तात्कालिक कारण था 1857 की क्रांति का। दूसरा है कि कर अंग्रेज़ों ने ज़्यादा लगा दिए थे। ज़्यादातर जो सैनिक हैं वो किसान परिवार से संबंधित थे। इस कारण से उनके परिवार में तनाव की स्थिति थी। इस कारण से भी उन्होंने विद्रोह का साथ दिया। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन बातों पर विवाद थे? तो बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में किन बातों पर विवाद थे? इस प्रश्न का आंसर आप खुद लिख दीजिए, बड़ा उत्तर है इसका। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार आपको बताने हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक शोषण के विरोध अधिकार, ठीक है। इस 6 मौलिक अधिकार है उनके बारे में आप लिख दीजिए। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? तो राज्य को धर्म से अलग रखने की अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। राज्य के सामने कोई भी विशेष धर्म या फिर किसी भी एक धर्म का वर्चस्व समाप्त करना, यानी कोई एक धर्म है उनको विशेष मान्यता नहीं देना, ठीक है। अगला प्रश्न है अधीनस्थ न्यायालय से आप क्या समझते हैं? वो आपको बताना है। 20वां प्रश्न है नवीकरणीय अनवीकरणीय संसाधनों में अंतर स्पष्ट करना है। नवीकरणीय वे संसाधन जिनका एक बार उपयोग करने के बाद में दोबारा से नया बन जाता है तो नवीकरणीय संसाधन कहलाता है, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका एक बार उपयोग करने के बाद में नया बनने में लाखों हजारों वर्ष लग जाते हैं तो अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे पेट्रोलियम, कोयला, ठीक है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है भूस्खलन किसे कहते हैं? इसके रोकने की प्रविधियां बतानी हैं। तो ज़मीन का धंसना या फिर खिसकना भूस्खलन कहलाता है। इसे रोकने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है हुरडा सम्मेलन किन किन प्रमुख राजपूत शासकों ने भाग लिया? इसका आंसर आप याद कर लीजिए। मंगल पांडे कौन था, क्यों प्रसिद्ध था? तो मंगल पांडे मेरठ सैनिक छावनी का एक सैनिक था। 1857 की क्रांति के समय सबसे पहले फांसी पर इसे चढ़ाया गया था। अगला प्रश्न है दीकुओं से आदिवासियों के गुस्से के क्या कारण थे? दीकू मतलब अंग्रेज। तो अंग्रेज इन्हें परेशान करते थे, इन्हें जंगलों से बाहर खदेड़ रहे थे, इन्हें गुलाम बना रहे थे, ज़बरदस्ती मजदूरी करवा रहे थे। ऐसे में आदिवासी है इनसे गुस्से में थे। अगला प्रश्न है भारत में अदालतों की संरचना को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। जिला अदालतें, लोक अदालतें, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, इनके बारे में आपको लिखना है। फिर उसके बाद में अगला है किन परिस्थितियों में बंगाल में नील का उत्पादन धाराशायी हो गया? और अगला प्रश्न है कृषि किसे कहते हैं? कृषि के विभिन्न प्रकारों को स्पष्ट करना है। 28वां प्रश्न है भारत के मानचित्र में निम्न स्थानों को अंकित करना है।
जयपुर, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और भोपाल। तो विद्यार्थियों ये था कक्षा 8वीं का सामाजिक विज्ञान का पेपर। पूरा पूरा पेपर मैंने उत्तर सहित आपको बताया है और बिल्कुल इसमें से मैं पूरा श्योर हूँ कि लगभग आपके आधे से ज़्यादा प्रश्न हैं, 50% से भी ज़्यादा प्रश्न सीधे ही पूछे जाएंगे, क्योंकि सारे के सारे प्रश्न मैंने बड़े ही गहनता के साथ में तैयार किया है ताकि आप जैसे विद्यार्थियों को फ़ायदा हो सके। बिल्कुल अगले पेपर भी बहुत जल्द आपके लिए आने वाले हैं, तो उस पेपर का इंतज़ार कीजिए। मिलते हैं अगले पेपर में, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।